आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, आपको हम इस वीडियो में समाजशास्त्र के इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर समझाने जा रहे हैं। और प्रिय छात्रों, हमारे स्कूल के छात्रों के समाजशास्त्र में नंबर अन्य सभी विषयों से सबसे अच्छे आते हैं, अन्य स्कूलों से भी अच्छे आते हैं। इसका वीडियो आप देख सकते हैं। दोबारा से हम वीडियो बना देंगे, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि हमारे समाजशास्त्र में नंबर बच्चों के कैसे आते हैं। और हम आपको इस तरीके से समझाते हैं, अपने स्कूल में भी समझाते हैं कि बच्चों को प्रश्नों के उत्तर हमेशा हमेशा के लिए याद बने रहते हैं। तो हर टीचर की अपनी अलग अलग कला होती है, ठीक है। किताब में तो सब लिखा हुआ है। और दूसरी बात, हमारे बताए हुए उत्तर एकदम 100% करेक्ट होते हैं। नहीं कोई भी कुंजी, कोई भी गाइड हो, सब में प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं। आप कहो तो शर्त लगा सकते हो, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर गाइडों में, कुंजियों में गलत दिए हैं। इसलिए भी आप हमारा चैनल देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका पहला प्रश्न क्या है, वैश्वीकरण पुस्तक के लेखक है। वैश्वी ये क्या है, विश्व है। क्या है, विश्व है। तो वैश्वीकरण पुस्तक के लेखक हैं आपके मैल्कम वाटर्स। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, ऐसे नाम अटपटे होते हैं। मैल्कम, जैसे आप विश्व में जाते हैं, विश्व के किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ के लोग आपको क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। विश्व में आप जाते हैं तो वेलकम करते हैं। तो इसे अपन यहाँ पर याद रख सकते हैं। मैल्कम वाटर्स ने वैश्वीकरण पुस्तक लिखी है। और वैश्वीकरण होता क्या है, तो विश्व के देशों में आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। क्या बोला हमने, विश्व के सभी देशों में आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। अगला देखो आपका जो प्रश्न है, उदारीकरण से रोजगार के क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है। माने जब जिन देशों की सरकारों ने उदारीकरण की नीति अपनाई तो रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों समझो उदारीकरण क्या होता। उदारीकरण में ये होता बच्चों, उदारीकरण से वैश्वीकरण आता है, ठीक है। अब जब वैश्वीकरण आता है तो बहुत सारी कंपनियां उस देश में अपनी फैक्ट्रियां लगाती हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। बहुत सारे देशों की कंपनियां किसी दूसरे देश में उद्योग धंधे लगाती हैं, तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, अपने कर्मचारी लगाएंगे। वो अपने लगाएंगे, अपने हिसाब से लगाएंगे। अब बाहर से वो कर्मचारी लाएंगे तो कैसे, क्या हो सकता है, गुंडे हों, ठीक है, कैसे हो कोई पता नहीं है। और फिर जब को किसी छोटे से देश पर बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं तो अपना दबदबा बना लेती हैं उस देश में, ठीक है। ये उदारीकरण के बाद होता है। लेकिन जो देश बहुत ताकतवर है वहाँ उदारीकरण बहुत अच्छा होता है, बहुत पैसे वाला देश हो जाता है वो। तो देखो अपन, तो उदारीकरण से रोजगार के क्षेत्र पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है बच्चों। तो देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बोलबाला हो गया है। माने विदेशी जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनका बोलबाला हो गया। स्थायी कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है। तो जो कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, वहाँ ऐसे कर्मचारी रखती हैं अस्थायी, किसी को भी हटा सकती हैं वो जब चाहे मन उनका हो, ठीक है। तो स्थायी कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है। असुरक्षा की भावना आ रही है। सही बात है, जब कर्मचारियों को कभी अभी भी हटा सकती हैं, उनकी नीतियाँ हैं। विदेशी कंपनियाँ वो अपने हिसाब से चलती हैं, उन पर सरकार की क्या जोर दस्ती है। तो क्या असुरक्षा की भावना भी आ रही है। तो देखो ऐसा प्रश्न आ गया तो आपको कुछ पढ़ना भी पड़ेगा यहाँ पर, तो उत्तर आपसे बन जाएगा। अन्य तथ्य देख लो, सरकार निजी क्षेत्र में लाइसेंस नीति अपनाती है। सरकार क्या करती है, निजी क्षेत्र में लाइसेंस देती है कंपनियों को। फिर है, आजकल सरकारें अपने हिस्से को बेचने का प्रयास कर रही हैं। तो आजकल की जो सरकारें हैं, तो क्या होता है, कोई बड़ा उद्योग शुरू करना होता है तो आधे पैसे जो है कोई माने कई व्यक्ति लगाते हैं, या कोई एक व्यक्ति लगा सकता है, और आधे पैसे जो है सरकार लगाती है। इसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक माने सरकारी और निजी क्षेत्र माने व्यक्तियों के द्वारा कोई कंपनी शुरू की जाती है तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो अब क्या है, कई सारी कंपनियां हैं बच्चों, तो आजकल की जो सरकारें हैं उस कंपनी से अपने हिस्से को बेचने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे आपने अखबार में सुना ही होगा, उसे बोलते हैं निजीकरण। माने सरकार ने जो पैसा लगाया कंपनियों में, उस पैसे को वापस ले लेती हैं। इसे विनिवेश नीति भी कहते हैं, ठीक है। अब जब सरकार ने अपना पैसा वापस ले लिया तो वो कंपनी क्या है, पूरी
उन्हीं व्यक्तियों के हाथ में चली जाएगी। अब वो चाहे जैसे अपनी कंपनी चलाए, किसको लगाना है किसको हटाना है उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आजकल ये चल रहा है। अगला प्रश्न अपन देख लेते हैं, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है। तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था भी प्रचलित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था माने बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, आधे पैसे सरकार के हैं और आधे पैसे उसमें प्राइवेट व्यक्तियों के हैं, ठीक है। तो जब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में संतुलन हो, जब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सह अस्तित्व हो, संतुलन हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, समाज की संरचना के आधार पर कितने मुख्य भाग हैं। इसके 3 भाग हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि औद्योगिकरण से लाभ होता है, माने औद्योगिकरण हो जाए, माने बहुत सारे उद्योग लग जाएं, उद्योग लगेंगे तो रोजगार भी मिलेगा। तो उद्योगों से क्या लाभ है। जब जहाँ ऐसे अभी आप जानते हैं गुजरात में बहुत सारे उद्योग हैं, तो पूरे देश के लोग वहाँ पर काम करने जाते हैं। तो उद्योगों से क्या क्या लाभ हो सकता है। तो देखो, व्यापार तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि, सत्य बात है, व्यापार बढ़ता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि इसलिए होती है कि वहाँ की जो कंपनियां हैं वो ऐसे ऐसे पार्ट बनाती हैं कि पार्ट विदेशों में जाते हैं। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, जब विदेशों में बेचेंगे विदेश से पैसा भी आएगा। दूसरा क्या है, अंधविश्वासों का अंत। पढ़े लिखे लोग लगते हैं, अच्छे लोगों से मिलते जुलते हैं, तो अंधविश्वासों का भी अंत होता है। राष्ट्र की आत्मनिर्भरता, तो जिस देश में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, तो वो देश पैसे वाला हो जाता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो वो देश कैसा आत्मनिर्भर हो जाता है। अभी देखो श्रीलंका, देखो खाने तक पैसे नहीं थे, अगर वहाँ बहुत सारी कंपनियां होती तो बहुत सारा पैसा भी होता है, ठीक है। तो औद्योगिकरण से ये लाभ होते हैं। तो अपन ने सभी देख लीजिए, तो इसका उत्तर क्या आपका सभी सही है। अब क्या है, अन्य तथ्य क्या है। देखो, तो औद्योगिकरण जो होता है उसमें यंत्रीकरण होता है और मशीनीकरण होता है। माने जो उद्योग लगते हैं, नए नए उद्योग लगते हैं, तो उनमें यंत्र लगेंगे, माने मशीन लगेंगी, तो उसे यंत्रीकरण बोलेंगे। ये मशीनीकरण हो ही गया आपका। अब अन्य तथ्य और देख लो, ऐसे बीड़ी उद्योग है, जबलपुर में है बीड़ी उद्योग अपना। तो बीड़ी उद्योग में सबसे ज़्यादा लाभ जो होता है किसको होता है, मजदूरों को नहीं होता है, मालिकों को होता है। एक ऐसा प्रश्न बन सकता है कि बीड़ी उद्योग में सबसे ज़्यादा लाभ किसको होता है, किनको होता है। तो मालिकों को सबसे ज़्यादा लाभ होता है बीड़ी उद्योग में, ऐसा प्रश्न बनता है, तो आप सही कर देना। अगला प्रश्न है, औद्योगिक समाज की क्या विशेषता है। तो औद्योगिक समाज होता है जो उद्योगों पर निर्भर करता है, उद्योगों में नौकरी करते हैं, तो उनको समाज हो गया औद्योगिक समाज। जो उद्योगों पर निर्भर हो, ऐसा समाज जो उद्योगों पर निर्भर हो, औद्योगिक समाज कहते हैं। तो जो औद्योगिक समाज की विशेषता क्या है, तो इसका उत्तर है आपका विकसित बाजार प्रणाली, प्रवासी मजदूर, ठीक है। तो आपको इतना ही परीक्षा में लिखना है। परीक्षा में पूछा जाएगा कि औद्योगिक समाज की क्या विशेषता है, तो आप लिख देंगे विकसित बाजार प्रणाली। और 2 पूछें तो इनमें क्या है, श्रम विभाजन पाया जाता है, ये भी लिख सकते हैं। या ये प्रवासी मजदूर होते हैं, माने बेचारे काम के तलाश में दूसरी जगह वास करने जाते हैं, रहने जाते हैं, तो उन्हें प्रवासी मजदूर बोलते हैं, ठीक है। तो जब उद्योगों में नौकरी करते हैं सभी लोग, तो क्या उन्हें पैसा आएगा, तो आसपास वो वस्तुएं में खरीदेंगे, पैसों से करेंगे क्या, जब पैसे खरीदेंगे आसपास में बाजार में, तो बाजार कैसा हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। इसलिए यह है विकसित बाजार प्रणाली। अगला प्रश्न देखो, औद्योगिक वह है, ठीक है, जिसमें मशीनों द्वारा क्या होता है, मशीनों द्वारा क्या हो सकता है, उत्पादन। तो यहाँ अपन को क्या भरना रिक्त स्थान में, उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पहले उद्योग रिक्त स्थान वाले शहरों तक सीमित थे। तो जब स्वतंत्रता के पहले उद्योग लगे थे, वो कहाँ लगे थे, वो लगे थे बच्चों आपके बंदरगाह वाले शहरों में, जो उनको अपन अंग्रेजी में पोर्ट कहते हैं, जैसे गुजरात, सूरत, बम्बई, कलकत्ता, तो वहाँ पर उद्योग थे, ठीक है। कब की बात है, स्वतंत्रता से पहले। अब तो सब जगह उद्योग हो गए, अपने मध्य प्रदेश में देखो, रायसेन में देखो, पीथमपुर में देखो, बहुत सारे उद्योग हैं, ठीक है। तो लेकिन स्वतंत्रता से पहले उद्योग बंदरगाह वाले शहरों तक सीमित थे। ये आपको क्या भरना है, बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, रुई, जूट, रेलवे, कोयला, ये खाना भारत के कैसे उद्योग थे, ये प्रथम उद्योग थे। तो आपको यहाँ क्या भरना है, प्रथम, मतलब सबसे पहले अपने यहाँ जो उद्योग खुले थे वो किसके खुले थे, प्रथम
उद्योग किसके खुले थे? इनके तो खुले थे, रुई के, जूट के, और रेलवे उद्योग सबसे पहले खुला था, क्योंकि अंग्रेजों को अपना सामान यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए आवश्यकता थी, तो रेलवे उद्योग ने शुरू किया। कोयला अपने देशों में ले जाते थे रेलगाड़ियों के द्वारा। और आपको पता हो रेलगाड़ी की शुरुआत क्यों हुई? तो अंग्रेज़ों ने रेलगाड़ी की शुरुआत अपने देश में बच्चों सिर्फ अपना सामान लाने ले जाने के लिए की। पहले अपन लोगों को उसमें बैठने की मनाही थी, ये तो बाद में होने लगा आदमियों के लिए, तो बाद में शुरू हुई रेलगाड़ी। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या भरना है? प्रथम भरना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, औद्योगिकरण से एक विस्तृत, यहाँ भरना आपको श्रम विभाजन। ऐसा रिक्त स्थान आ जाए, औद्योगिकरण से एक विस्तृत डॉट डॉट डॉट, क्या होता है? श्रम विभाजन होता है, तो समझो इसको। तो प्रिय छात्रों, जहाँ औद्योगिकरण होता है, आपने देखा होगा सभी लोगों को अलग अलग काम बांट दिया था। आप बुलेट बनाओगे, आप ए बनाओगे, आप ओ बनाओगे, तो सबको सबका श्रम बटा रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण से एक विस्तृत श्रम विभाजन होता है, श्रम का बंटवारा होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर समझो बात आप। भारत में वर्ष डॉट 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 के दशक में सरकार ने उदारीकरण नीति को अपनाया। तो यहाँ पर देखो, अपने भारत में किस वर्ष सरकार ने सोचा नहीं विदेशी कंपनियां अपने देश में आनी चाहिए, वो अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगी, तो जो स्थानीय लोग हैं उनको भी काम मिलेगा, अपने देश की आय में वृद्धि होगी। तो इस बात है बच्चों 1991 की। यहाँ बच्चों आपको क्या भरना है? 1991 भरना है। कई किताबों में यहाँ 1990 लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे हिसाब से यहाँ 1991 होना चाहिए। अब आप अपने विवेक से इसको देख सकते हैं। तो भारत में वर्ष 1991 के दशक में सरकार ने उदारीकरण नीति को अपनाया। कब अपनाया? 1991 में, ध्यान दें। अगला प्रश्न है, छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियों से करनी होती है। तो छोटी कंपनियां हैं, वहीं पर बड़ी कंपनियां खुल गई हैं। अब क्या है बच्चों, जो बड़ी कंपनियां हैं ये क्या कोई प्रोडक्ट बनाती हैं तो सस्ते में बेच सकती हैं। अब सस्ते में तो पैसे वाली कंपनियां बड़ी, तो यहाँ बच्चों छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियों से क्या करनी पड़ती है? प्रतिस्पर्धा, माने कंपटीशन करना पड़ता है। माने वो सस्ते बेच रही है तो सस्ते इनको भी बेचना पड़ेगा, वो ऑफर दे रही है बड़ी कंपनी तो छोटी कंपनियों को भी ऑफर देना पड़ेगा। अपन को तो लेने से मतलब है। तो यहाँ आपको क्या भरना है? प्रतिस्पर्धा। अपन यहाँ स्पर्धा भी भर सकते हैं और प्रतिस्पर्धा भी भर सकते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपटीशन। ठीक है, तो बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी होती है। अगला आपका प्रश्न है, नगरीय डॉट डॉट की संख्या लगातार अधिक हो रही है। देखो आजकल आप देख रहे होंगे सभी लोगों की इच्छा है कि नगर में जा कर के रहें, माने शहर में जा कर के रहें। ठीक है, तो यहाँ भरेगा अपन नगरीय मध्य वर्ग की संख्या लगातार अधिक हो रही है। माने जो मध्य वर्ग के व्यक्ति हैं, माने ना तो अधिक पैसे वाले और ना गरीब, उन्हें बोलते हैं मध्य वर्ग। तो नगरों में मध्य वर्ग की संख्या लगातार अधिक हो रही है। अगला प्रश्न है, मैनेजर का मुख्य काम होता है, माने प्रत्येक फैक्ट्रियों में कंपनियों में मैनेजर होता है, होटल में भी सब जगह मैनेजर होते हैं। तो मैनेजर का काम होता है वहाँ पर काम कर रहे कामगारों को मैनेज करना। लेकिन अपन को हिंदी में भरना है, यहाँ भरेंगे नियंत्रित करना कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको कल छुट्टी पर आना या नहीं आना, किसी को छुट्टी लेना है तो छुट्टी देना, फिर दूसरे मजदूर की व्यवस्था करना, तो सब काम नियंत्रित करना। तो मैनेजर का काम क्या होता है? नियंत्रित करना। तो मैनेजर का मुख्य काम कामगारों को क्या करना होता है? नियंत्रित। तो आपको रिक्त स्थान में क्या भरना है? नियंत्रित। अगला प्रश्न है आपका, अगला आपका रिक्त स्थान है, मैनेजर का मुख्य काम होता है कामगारों को नियंत्रित करना। यहाँ आपको क्या भरना है? नियंत्रित करना, माने अपन अपनी भाषा में जानते हैं मैनेज करना। अब किसी को छुट्टी पे जाना है तो छुट्टी तो देना पड़ेगी आपको, तो अन्य लोगों की भी आवश्यकता होगी, नहीं तो मशीन बंद हो जाएगी। तो अन्य कामगारों की माने मजदूरों की व्यवस्था करना, तो ये सब क्या कहलाता है? मैनेज करना कहलाता है। माने हिंदी की बात करें तो ये आपने भरेंगे नियंत्रित करना। ठीक है, नियंत्रित भरेंगे। यहाँ क्या है? बेंगलुरु, हैदराबाद और गुड़गांव जैसे स्थानों पर बहुत सी डॉट 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 और कॉल सेंटर हैं।
माने आपका जो बेंगलोर शहर है कर्नाटक में है, हैदराबाद है और जो गुड़गांव है जो आपका हरियाणा में है, यहाँ पर क्या बहुत सी आईटी कंपनियाँ हैं। क्या है? बहुत सी आईटी कंपनियाँ हैं और उनके कॉल सेंटर हैं। आईटी कंपनियाँ माने बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बनाती हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? आईटी कंपनियाँ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या भर देंगे रिक्त स्थान में? आईटी कंपनियाँ। अब जब दिक्कत होती है तो अपन कस्टमर केयर में बात करेंगे, जैसे क्या बोलेंगे अपन? कॉल सेंटर कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉल सेंटर कहेंगे। तो यहाँ पर क्या भरना है? आईटी कंपनी अपन को यहाँ पर उत्तर भरना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं अपन, ये आपकी सही जोड़ियाँ हैं। तो कैसे अपन इनको सही करते हैं? तो आप सभी जानते हैं, पहले अपन कॉपी में इस तरफ जो शब्द हैं या प्रश्न कहें जो आप इनको लिख लेना है और सामने आपको वही जोड़ी सबसे पहले लिखना है जिसका उत्तर आपको सबसे पहले अच्छे से आता है। ध्यान रखें। यहाँ पर देखो हमने तो ये सही मिला दिए हैं। औद्योगिकरण, तो औद्योगिकरण क्या होता है? माने यंत्रीकरण व मशीनीकरण। जब औद्योगिकरण होता है तो बड़े बड़े यंत्र आएंगे, माने बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी, तो अपन इसको बना सकते हैं। औद्योगिकरण क्या है? बड़े बड़े उद्योगों का लगना। उद्योगों का विकास क्या कहलाता है? औद्योगिकरण कहलाता है। इसमें क्या होता है? नई नई मशीनें लगती हैं, यंत्र लगते हैं। और फिर है विनिवेश नीति। तो क्या है? जब सरकार सार्वजनिक उद्योगों से अपनी पूंजी वापस ले लेती हैं, इसे विनिवेश नीति कहते हैं। क्या बात बोली हमने? जब सरकार सार्वजनिक उद्यमों से माने उद्योगों से अपनी पूंजी वापस ले लेती हैं, इसे विनिवेश नीति कहते हैं। फिर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? मिश्रित माने मिलावट, माने एक से अधिक लोगों की हिस्सेदारी, एक से अधिक व्यक्तियों की हिस्सेदारी, उसे मिश्रित कहेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसका उत्तर है सार्वजनिक और निजी। यहाँ देखो, सार्वजनिक माने सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सह अस्तित्व होता है। जब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सह अस्तित्व होता है माने संतुलन होता है, तो उसे अपन मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। माने कई सारी कंपनियां किसी देश में अपनी फैक्ट्रियां लगा रही हैं, तो सरकार उनके बीच में कोई दिक्कत पैदा ना करे, ठीक है, माने दोनों के बीच संतुलन बना रहे, तो सह अस्तित्व होता है। फिर बच्चों क्या है? देखो ये अपना हो गया। अब उदारीकरण क्या है? तो बच्चों जो उदारीकरण होता है क्या होता है? इससे होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव में वृद्धि। जब कोई देश उदारीकरण नीति अपनाता है, जैसे अपने भारत में 1991 में उदारीकरण की नीति आई थी, तो उदारीकरण के बाद क्या है? वो विदेश की बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं और अपनी अपनी फैक्ट्रियां लगाती हैं, तो इससे बहुत फ़ायदा है। वो देश बहुत पैसे वाला हो जाता है जहाँ विदेशी कंपनियां काम करती हैं, तो फ़ायदा भी है नुकसान भी है। तो विदेशी कंपनियों को बोलते हैं अपन बहुराष्ट्रीय कंपनियां, माने मल्टीनेशनल कंपनियां बोलते हैं अपन। अब आप बच्चों कार्य की नई संस्कृति, ये क्या है? समय की जागरी है। फिर बच्चों वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण से बच्चों होती है सार्वभौमिकता। क्या होती है वैश्वीकरण से? सार्वभौमिकता होती है वैश्वीकरण से। फिर प्रिय छात्रों कपड़ा मिल हड़ताल, ये क्या है? कपड़ा मिल हड़ताल, तो इसको कैसे याद रखें? तो यहाँ पर ध्यान दो, कपड़ा मिल हड़ताल कैसे याद रखें अपन? तो देखो, कपड़ा फैक्ट्री है, वहाँ पर काम करने किसी पिताजी के बच्चे काम करने गए, तो वो जल्दी लौटे आए, तो पिताजी बोलेंगे क्यों आज क्यों भगैया फैक्ट्री से काम करने नहीं गए? तो उसको गुस्सा आती है। तो साथ में उसका जो दोस्त फैक्ट्री में काम करने जाता है, तो फालतू में गुस्सा होते रहते हैं। बा से पूछो, हमसे नहीं बोलो तुम, बा से पूछो। बास हैं माने 82, बास हैं माने 82, बास हैं माने 82, अपने याद रख सकते हैं। देखो जिंदगी भर याद रहेगा, गारंटी हमारी। तो कपड़ा मिल हड़ताल कब हुई थी? 1982 में हुई थी ये। तो बा से पूछो माने 82 अपन याद रखेंगे अपन। अब एक खदान एक्ट, जो खदान एक्ट है एक कानून कब बना था? तो ये बना था आपका 1952 में। अपन कैसे याद रखें? तो बच्चों जो खदान है माने अपन देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं बच्चों? देखो समझो बात, तो अपन याद कर लिया, समझो बात।
अपन दान करते हैं, किसको करते हैं? दान अपन बावन को दान करते हैं। किसी से पूछा तुम क्यों भिखारियों को दान देते हो? नहीं, हम भिखारियों को दान नहीं देते, हम तो बावन को दान देते हैं। बावन से अपन याद रख सकते हो 1952। खदान एक्ट कानून कब बना था? 1952 में बना था। तो आप किसको दान देते हैं? बावन को दान देते हैं, मतलब बाबाओं को दान देते हैं। ठीक है, अपन ऐसे याद रख सकते हैं। फिर आपका ये है आपके सामने, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखना आपको कैसे लिखना है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बड़े पैमाने पर उद्योगों को शुरू किया था? वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बड़े पैमाने पर उद्योगों को शुरू किया जाता? उद्योगों को प्रारंभ करते हैं तो क्या है? औद्योगिकरण। उद्योगों क्या है? उद्योगों को प्रारंभ करना तो क्या है? औद्योगिकरण। उद्योगों को शुरू करना क्या है? औद्योगिकरण। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? अभी बात कर रहे थे अपन। तो विश्व की अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। क्या लिखना है आपको? विश्व की अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, विनिवेश नीति क्या है? तो अभी अपन देख चुके हैं। जब सार्वजनिक उद्यमों से सरकार अपनी पूंजी वापस ले लेती है उसे विनिवेश नीति कहते हैं। अब उद्यम माने उद्योग क्या है? जब सरकारें सार्वजनिक उद्योगों से अपने पैसे वापस ले लेती हैं या पूंजी वापस ले लेती हैं, इसे क्या कहते हैं? विनिवेश नीति कहते हैं। अगला प्रश्न है, उदारीकरण से किसे प्रोत्साहन मिलता है? जब उदारीकरण हो, कोई देश उदार हो जाए, उदारीकरण की नीति अपनाए, तो विश्व की कंपनियां आती हैं। जब कोई सरकार है, कोई देश है, कानून में ढील दे देवे, नियमों में ढील देवे, तो विश्व की कंपनियां आती हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं उदारीकरण। तो उदारीकरण से किसे प्रोत्साहन मिलता है? वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। भारत में उदारीकरण कब से शुरू होगा? तो भारत में उदारीकरण जो है 1991 से शुरू होगा। सही उत्तर क्या है? 1991। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र में मशीनीकरण का श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है? माने औद्योगिक क्षेत्र में माने उद्योग लग गए, वहाँ मशीनें भी लगेंगी। उद्योग में मशीनें लगना मशीनीकरण, यंत्र लगना यंत्रीकरण, माने यंत्र और मशीनें की बात है। तो जब उद्योगों में देखो कोई काम है, 100 लोग करते थे उस काम को, अब एक मशीन लग गई तो 1-2 व्यक्ति ही उस मशीन को चला लेंगे, तो बाकी लोग क्या करेंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। तो उद्योगों में जब मशीनीकरण हुआ है तो श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा है? बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। अब है, औद्योगिकरण से समाज में किस प्रकार की असमानताएं बढ़ी हैं? आर्थिक असमानता। देखो माने औद्योगिकरण हो गया, उद्योग लग गए, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उन पर पैसा आ जाएगा। जो काम नहीं करते हैं, जिनको काम की नौकरी नहीं लगी है, माने फैक्ट्री में नौकरी नहीं लगी है, तो बेचारे उन पर पैसा नहीं आएगा, उन पर पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा तो वो गरीब रह जाएंगे, जिन पर पैसा आ गया है वो पैसे वाले हो जाएंगे। तो क्या है? आर्थिक असमानता। माने औद्योगिकरण से समाज में क्या बढ़ा है? आर्थिक असमानता बढ़ी है, गरीबी अमीरी बढ़ी है, मतलब आर्थिक असमानता बढ़ी है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आधुनिक उद्योग क्या थे? भारत में सबसे पहले जो उद्योग खुले थे वो काय के खुले थे? रुई के, जूट के, कोयला खान या रेलवे। रुई सबको पता है, कपास वगैरह, जूट सबको पता है, कोयला खान सबको पता है, और रेलवे, ये भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग थे। अगला प्रश्न बच्चों कि भारत ने विकास हेतु किस प्रकार की आर्थिक नीति को अपनाया? सबको पता है, मिश्रित आर्थिक नीति। यहाँ पर देखो, भारत ने विकास हेतु किस प्रकार की आर्थिक नीति को अपनाया। यहाँ आपको कौन सी आर्थिक नीति? मिश्रित। आपको ये तो याद रखना है, मिश्रित, ये बाकी लिखा हुआ है। तो भारत ने विकास हेतु मिश्रित आर्थिक नीति को अपनाया है। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण ने किन क्षेत्रों में भेदभाव को कम किया है? उद्योग लगने से क्या क्या परिवर्तन हुआ है? तो देखो, रेलगाड़ियों में, बसों में, सिनेमा घरों में, साइबर कैफे में भेदभाव कम हो गया, क्योंकि सब लोग आने जाने लगे। जब कहीं पर कि एक ही समाज के लोग जाएं तो वो सब लोगों से मिल नहीं पाएंगे। जहाँ सब लोग जाएंगे वहाँ पर मिलजुल की भावना भी होगी। तो जो औद्योगिकरण से मध्य वर्ग का उदय हुआ, पैसे वाले जो लोग थे
उनके अलावा भी और कुछ लोग पैसे वाले हो गए तो साथ में उठने लगे, बैठने लगे, साथ में फैक्ट्रियाँ जाने लगे। तो क्या हुआ फिर? रेलगाड़ियों में, बसों में, सिनेमा घरों माने टाकीज़ों में और साइबर कैफ़े में भेदभाव कम हो गया। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।